मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है F24 क्लासेस पर देखिए, जितने भी बच्चे 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मेरे पर जो आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो, अगर हम बात करें तो आपके पेपर में देखो, इस बार 2026 में क्या होगा, आपके पेपर में लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपके पेपर में देखो क्या होगा कि यहाँ पर दीर्घ, अगर हम बात करें आप लोग आपके पेपर में लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करें तो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 4 प्रश्न जो होंगे 4 नंबर वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि लघुत्तरी प्रश्न जो होंगे 16 नंबर का लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। और फिर इसके बाद जो होगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो होंगे 24 नंबर के हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी पूछा जाएगा। यानी कि आज की इस क्लास को पूरा का पूरा देखने के बाद, मेरे पर जो आज की इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपका 2026 में जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा वहां पर आप लोगों को सभी के सभी जितने भी प्रश्न होंगे वो आज की इस क्लास से आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न मिल जाएंगे। और इस क्लास को पूरा देखने के बाद आप लोगों के जितने भी प्रश्न हैं, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दोनों के प्रश्नों को मैं आज की इस क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और मैं स्टार्ट करता हूं और लेकर के आया हूं वो सभी के सभी प्रश्न जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी के सभी प्रश्नों को नोट कर लेना। तो सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए और याद करके चले जाना। चलिए, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरी प्रश्न से। तो जितने भी लघु उत्तरी प्रश्न है सबको आप लोग तैयार कर लो। देखो, लघु उत्तरी प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न लेकर के आया हूं, तो सबको आप लोग तैयार कर लो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, तो मेरे पर जो देखो मेरा पहला देखो प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखो मेरा पहला प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे और जितने भी लघु उत्तरी प्रश्न होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। पूरी की पूरी किताब के सभी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्नों को आज की इस क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो सबसे पहले आप लोग अपने लघु उत्तरी प्रश्नों को, सारे के सारे लघु उत्तरी प्रश्नों को याद कर लीजिए। देखो, मेरा पहला देखो प्रश्न है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार बना लो, 100% ये वाला 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई भी नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को आने से, जरूर पूछा जाएगा। अब देखो कैसे लिखना है इसका मैं आंसर सहित यहाँ पर देखो लिख करके आया हूँ। तो आप लोग आंसर सहित इसको नोट कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना और याद कर लेना कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। इसके हमें कारण भी बताना है, तो इसके कारण भी बता दीजिए। तो चलिए देखिए, आप लोग इसका आंसर भी नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। उत्तर लिखने बाद फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उत्तर में देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। जो ऑटो वन बिस्मार्क जो थे, इनको जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। तो इसको आप लोग सही से नोट कर लेना है। ये हमारा बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है ना, तो बहुविकल्पी प्रश्न में भी हमारा पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को इस तरीके से इसको लिखना है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी कुशल कूटनीति, मतलब कि जो ऑटो वन बिस्मार्क जो था, ऑटो वन बिस्मार्क ने अपनी कुशल कूटनीति और सैन्य रणनीति और रक्त और लौह की नीति का उपयोग करके, मतलब कि देखो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। तो आप लोगों को जवाब देना है ऑटो वन बिस्मार्क। ये आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछ सकता है। तो आप लोग पूरे के पूरे प्रश्नों को नोट कर लीजिए, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। यानी कि 24 नंबर का आप लोगों का लघु उत्तरी प्रश्न और 24 नहीं 16 नंबर का लघु उत्तरी प्रश्न और फिर इसके बाद हमारा 24 नंबर का दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी कि सब कुछ इस क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिर आप लोगों का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को इस क्लास से मिल जाएंगे। चलिए आगे देखिए, आगे देखो लिखते हैं कि जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एकीकृत किया और 1871 में एक मजबूत जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। तो ये देखिए हमने आप लोगों को बताया। अब आगे देखो कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहे जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखो हमसे कारण पूछे गए हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहे जाने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो वो कारण भी आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहला देखो कारण क्या है, पहला कारण है कि रक्त और लौह की नीति, ये हमारा पहला कारण हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है 2026 में। अब देखो क्या लिखना है, रक्त और लौह की नीति में क्या लिखना है कि बिस्मार्क का मानना था कि, मतलब बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो केवल भाषणों और बहुमत के फैसलों से नहीं, मतलब कि जो जर्मनी के एकीकरण, जो जर्मनी का जो एकीकरण है केवल भाषाओं और बहुमत के फैसलों से नहीं होता है,
बल्कि किससे होता है, युद्ध और सैन्य शक्ति से ही संभव है। यानी कि युद्ध और जो हमारा सैन्य शक्ति से ही संभव है। उनकी इस नीति को रक्त और लौह के नाम से जाना जाता है। इसी को हम रक्त और लौह की नीति भी कहते हैं। तो इतना आप लोगों को इसमें लिखना पड़ेगा। अब देखो आगे देखो बात करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग नंबर 2 डालेंगे। हेडिंग नंबर 2 में लिखेंगे रणनीतिक युद्ध। दूसरा है कि रणनीतिक युद्ध, इसको अब देखो इसमें देखो क्या लिखेंगे, रणनीतिक युद्ध में देखो क्या लिखेंगे कि ऑटो वन बिस्मार्क, यानी कि यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क की बात हो रही है, उन्होंने एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए 3 प्रमुख युद्धों का सहारा लिया। तो उन्होंने क्या किया था, 3 प्रमुख युद्धों का सहारा लिया था। तो वो 3 युद्ध कौन कौन से हैं, तो उन 3 युद्धों को देख लीजिए। पहला देखो युद्ध है डेनमार्क का युद्ध। तो सबसे पहला देखो पहला युद्ध है डेनमार्क का युद्ध। तो इसको भी आप लोग लिख लेना। डेनमार्क युद्ध कब हुआ था, तो 1864 में हमारा डेनमार्क का युद्ध भी हुआ था। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा दूसरा है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, मतलब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, जो कि 1866 में हमारा ऑस्ट्रिया का युद्ध भी हुआ था। फिर इसके बाद तीसरा देखो कि फ्रांस का युद्ध। फ्रांस का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 से 1871 तक फ्रांस का युद्ध हुआ। तो ये 3 युद्ध हैं और इन तीनों युद्धों में हमारे जो ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने तीनों युद्धों में सहारा लिया था। तो इसमें से आप लोगों को थोड़ा बहुत बना चढ़ा कर लिख देना। सबसे पहला देखो डेनमार्क के साथ युद्ध में, इसमें देखो क्या लिखेंगे कि इस युद्ध में जीत के बाद, है ना, स्लेस्विग और हेल्स्टीन के जर्मन बहुल क्षेत्र प्रसिया और ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में आ गए। तो इतना आप लोग लिख देना, इतना आप लोग लिखना। तो डेनमार्क के साथ मतलब युद्ध में आप लोगों को इतना ही लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो नोट भी करते चलो और इसकी एक अलग से कॉपी भी बना लो, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आप लोग पूरे के पूरे प्रश्नों को नोट कर लेना। जितने भी प्रश्न मैं कराऊँ सबको नोट कर लेना। यहाँ से आप लोगों का 2026 बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को इस क्लास से मिल जाएंगे और ये मैं 100% मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दूसरा देखो लिखेंगे, दूसरा युद्ध है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, जो कि हुआ था 1866 में। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराकर, मतलब कि जो ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया को हरा दिया। बिस्मार्क ने जर्मन राज्यों पर ऑस्ट्रिया के प्रभाव को भी समाप्त कर दिया। तो इतना हमें लिख देना है। अब देखो तीसरा युद्ध देखो कौन सा है। तीसरा युद्ध है कि फ्रांस के साथ युद्ध, जो कि 1870 से 1871 के बीच में हुआ था। कि इस युद्ध में जीत ने दक्षिणी जर्मन राज्यों को प्रसिया के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे एकीकरण पूरा हुआ। तो इतना आप लोगों को लिख देना। ये देखिए हमारे 3 युद्ध हो चुके हैं। 3 युद्ध मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को। अब आगे देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कूटनीति और रियल पॉलिटिक। ये देखिए हमारा तीसरा हेडिंग है। इसमें देखो क्या लिखेंगे कि बिस्मार्क एक कुशल राजनयिक थे। तो बिस्मार्क कौन थे, बिस्मार्क एक कुशल राजनयिक थे। कुशल राजनयिक थे, ये आप लोगों का बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है कि बिस्मार्क कौन थे। तो हमारा पूछा जाएगा बिस्मार्क एक कुशल राजनयिक थे, या हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी पूछ सकता है। तो पूरा ध्यानपूर्वक देखना और पूरा देखते हुए चले जाना। एक को भी प्रश्न मत छोड़ना, सबको नोट कर लेना कॉपी में। जिन्होंने अपनी व्यवहारिक राजनीतिक सोच, जिसे रियल पॉलिटिक कहा जाता है, का उपयोग करके विभिन्न राज्यों को एकजुट किया और 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। तो इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। कूटनीति और रियल पॉलिटिक में इतना लिखना पड़ेगा। और इतना लिखने के बाद फिर आगे देखो, आगे हेडिंग डालेंगे प्रसिया का नेतृत्व। नेक्स्ट हेडिंग देखो प्रसिया का नेतृत्व। इसमें देखो क्या लिखेगा, ऐसे लिखेंगे इसको कि उन्होंने प्रसिया के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी के अलग अलग छोटे राज्यों और रियासतों को एकजुट करने के लिए क्या किया, नीतियां अपनाई और प्रसिया के नेतृत्व में एक मजबूत और एकीकृत जर्मन साम्राज्य की नींव रखी। तो इतना आप लोगों को लिखना है। अब आगे देखो इधर ये देखो, ये इसको भी नोट कर लीजिए। ये हमारा 5 नंबर है, हेडिंग नंबर। तो चलिए आप लोग, तो मेरे पर जो अब आप लोग नोट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए कि प्रश्न नंबर 2 को नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए।
मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा, जो 4 नंबर का आएगा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार करके चले जाना पेपर देने। सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए, तो हमें इसका वर्णन करना है। तो देखो वर्णन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर डालेंगे। उत्तर में देखो क्या लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण। तो कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारण आप लोगों को 2026 बोर्ड एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। जब ये पेपर में प्रश्न आएगा तो कैसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तो वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। तो आप लोगों को वैसे ही लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे, इनमें से कुछ प्रमुख कारण जो हैं हमारे निम्नलिखित कारण हैं। तो पहला कारण देखो क्या है, पहला कारण है कि राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, मतलब कि राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण। अब इसमें देखो क्या लिखना है, इसमें देखो कैसे लिखना है। इसमें लिखना है कि ब्रिटिश शासन ने पूरे भारत में एक, जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन ने पूरे भारत में एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिससे देखो क्या होता है, जिससे लोगों में एकता की भावना विकसित हुई। रेलवे, सड़क और संचार के साधनों ने लोगों को एक दूसरे के करीब लाया और विचारों का आदान प्रदान आसान हो गया। तो इतना आप लोगों को लिखना है। ये हमारा हेडिंग नंबर 1 है। अब हेडिंग नंबर 2 डालेंगे कि आर्थिक शोषण। ये हेडिंग नंबर 2 डालिए कि आर्थिक शोषण। इसमें देखो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मेरे बच्चों, इसमें देखो नोट कर लीजिए कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया। जो ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जितनी भी आर्थिक नीतियां थीं, आर्थिक नीतियों ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था जो थी उसको कमज़ोर कर दिया। उन्होंने भारतीय उद्योगों को भी नष्ट कर दिया और कच्चे माल का शोषण किया, जिससे भारतीयों में असंतोष पैदा हुआ और वे राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। तो इतना आप लोगों को लिखना है। ये हमारा हेडिंग नंबर 2 है। अब बात करते हैं हेडिंग नंबर 3 के बारे में। 3 में देखो, इसमें देखो क्या लिखेंगे। हेडिंग नंबर 3 में डालेंगे कि पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रसार। ये हमारा हेडिंग नंबर 3। इसमें 3 में देखो क्या लिखेंगे कि पश्चिमी शिक्षा के प्रसार से भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद जैसे आधुनिक विचारों का ज्ञान हुआ। प्रेस और साहित्य ने इन विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमारा हेडिंग नंबर 3 में देखो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। आप डालिए 4, हेडिंग नंबर 4 डालेंगे। 4 में देखो क्या लिखेंगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें देखो क्या लिखेंगे कि जो 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, जो हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन राय और फिर इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं ने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में आत्मसम्मान और गौरव की भावना पैदा की, जिससे राष्ट्रीय चेतना को बल मिला। तो इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो हेडिंग नंबर 5 है। तो हेडिंग नंबर 5 को लिखेंगे कि नस्लीय भेदभाव। यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नस्लीय भेदभाव। इसमें देखो क्या लिखना स्टार्ट करेंगे कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ किया जाने वाला जो नस्ली भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार भी राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण था, है ना। जो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों के साथ जो किया जाने वाला नस्ली भेदभाव है और भारतीयों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार जो किया जा रहा है, व्यवहार भी राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था। इसने भारतीयों को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद हमारी देखो हेडिंग नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, तो बंगाल का विभाजन। अगर आप लोगों से देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आप लोगों से पूछ सकता है।
बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आप लोगों से पूछ सकता है कि जो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हमारा 1905 में बंगाल का विभाजन भी हो गया था। तो इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब देखो आगे देखो बंगाल के विभाजन के बारे में थोड़ा याद कर लो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया, ये आप लोगों से पूछ सकता है। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, ऐसा आप लोगों को लिखना है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन एक प्रशासनिक कदम के रूप में किया गया था, लेकिन भारतीयों ने इसे बांटो और राज करो, तो उसका नाम क्या है, बांटो और राज करो। इस पर एक हेडिंग लगा लेना, इससे बांटो और राज करो की नीति के रूप में देखा। इस घटना ने राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक जन आंदोलन में बदल दिया। तो इतना आप लोगों को लिख देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 को नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 को देखो कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख करो। जो प्रथम विश्व युद्ध जो था, हमें प्रथम विश्व युद्ध के 3 प्रमुख परिणामों का उल्लेख करना है। तो चलिए उत्तर में देखो लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के 3 प्रमुख परिणाम। तो कौन कौन से 3 प्रमुख परिणाम है, तो उन तीनों के तीनों परिणामों को भी नोट कर लेना। पहला तो परिणाम है कि प्रथम विश्व युद्ध के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिनमें से 3 प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला परिणाम है राजनीतिक परिणाम। तो पहला नोट करिए राजनीतिक परिणाम। इसमें देखो हम लोग देखो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि युद्ध के बाद यूरोप के कई बड़े साम्राज्यों का पतन हो गया। जैसे कि युद्ध के बाद क्या होता है कि जो यूरोप के जो कई बड़े साम्राज्य जो थे उनका पतन हो गया। अब आगे देखो, जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन, कामा का चिन्ह लगा है ये वाला, ऑटोमान, कामा रूसी और जर्मन साम्राज्य, इन साम्राज्यों के टूटने से कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ और यूरोप का राजनीतिक मानचित्र भी बदल दिया गया। अब आगे देखो, युद्ध ने अमेरिका को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया और सोवियत साम्यवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तो इतना आप लोगों को राजनीतिक परिणाम में लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो बात करते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग नंबर 4, हेडिंग नंबर नेक्स्ट डालेंगे कि आर्थिक परिणाम, ये हमारा दूसरा परिणाम हो गया है ना। तो आर्थिक परिणाम में देखो क्या लिखेंगे कि युद्ध में भारी खर्च और संसाधनों की हानि के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गईं। तो कई तरीके से जो यहाँ पर कई देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गईं। इतना लिखने के बाद फिर हम आगे देखो बात करेंगे कि युद्ध में शामिल देशों पर भारी कर्ज का बोझ बढ़ गया। जो युद्ध में जितने भी देश शामिल थे उन देशों पर भारी कर्ज का बोझ बढ़ गया और गरीबी तथा आर्थिक संकट उत्पन्न होने लगा। चलो आगे देखो, आगे बात करते हैं कि विजेता शक्तियों ने वर्साई की संधि के तहत जर्मनी पर भारी हर्जाना लगाया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। तो इतना आप लोगों को बना कर लिखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद देखो आगे देखो बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी सामाजिक कारण, सामाजिक परिणाम। अब इसमें देखो क्या लिखना पड़ेगा, तो इसमें से आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा कि इसमें देखो कैसे लिखना है। सामाजिक परिणाम में देखो कि युद्ध के दौरान लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए। जैसे कि युद्ध जैसे स्टार्ट हुआ तो उस युद्ध में क्या हुआ कि लाखों सैनिक मारे गए और जितने भी नागरिक थे नागरिक भी मारे गए, जिससे जन्म दर में भारी गिरावट आई और कई परिवार विस्थापित हो गए। कई से परिवार थे जो कि विस्थापित हो गए। लेकिन क्या होता है कि आगे देखो युद्ध के कारण समाज में अस्थिरता बढ़ी और लोगों के विचारों में बदलाव आया। अब आगे देखो बात करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है कि महिलाओं की भूमिका में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, क्योंकि युद्ध के दौरान उन्होंने कारखानों और अन्य क्षेत्रों में काम किया। तो महिलाओं ने भी क्या किया, महिलाओं ने कारखानों में और कई अन्य क्षेत्रों में भी काम कर दिया। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि
जो यहाँ पर मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है। सबसे पहले हमको लिखना है मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है। फिर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। तो इसका आप देखो उत्तर देखो कैसे लिखेंगे कि मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है और इस मृदा अपरदन की समस्या के समाधान हेतु कोई हमें 4 उपाय बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर, और उत्तर में देखो क्या लिखना है स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर उत्तर में लिखना स्टार्ट करेंगे कि मृदा अपरदन का अभिप्राय मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का अपने स्थान से हट जाना। मतलब कि मिट्टी की अपने स्थान से हट जाना, मिट्टी की ऊपरी जो उपजाऊ परत जो होती है उसका अपने स्थान से हट जाना, उसी को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। अब आगे देखो कि मृदा अपरदन, जिसको हम सॉइल इरेजन भी कहते हैं, का अर्थ है जल, वायु या अन्य प्राकृतिक कारणों से मिट्टी की ऊपरी परत का कटकर बह जाना या उड़ जाना। मिट्टी की यह ऊपरी परत सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इसके हटने से भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। मतलब कि जब मिट्टी की जो ऊपरी परत जब हट जाती है तो उसमें जो उर्वरता कम हो जाती है। अब आगे देखो बात करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। तो 4 उपाय देख लो कौन कौन से ऐसे 4 उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय देखो वृक्षारोपण। पहली हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहली हेडिंग डालेंगे वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण में देखो लिखना स्टार्ट करेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जितने मन हो उतने आप लोग पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं कि मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। इतना आप लोगों को हेडिंग नंबर 1 में लिखना पड़ेगा। अब डालेंगे हेडिंग नंबर 2। देखो यहाँ पर कि बांध का निर्माण करें कि नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये हमारा हेडिंग नंबर 2 है कि बांधों का निर्माण। इसमें देखो क्या करते हैं कि नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ को हम नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे पानी के तेज बहाव से होने वाला मिट्टी का कटाव रुकता है। इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो, आगे हेडिंग नंबर 3 डालेंगे कि सीढ़ीदार खेत बनाना। सीढ़ीदार खेत बनाना, इसमें देखो कैसे लिखेंगे कि पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाने से पानी का बहाव धीमा हो जाता है और मिट्टी का कटाव भी कम होता है। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 हेडिंग नंबर 4 देखो डालेंगे कि पशुचारण पर नियंत्रण। इसमें देखो कैसे लिखेंगे पशुचारण पर नियंत्रण। इसमें देखो कैसे लिखते हैं कि मतलब पशुओं का चारण जो है उस पर भी नियंत्रण करना है। देखो कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से जो घास और वनस्पति की परत हट जाती है। मतलब जब पशु जब अधिक चरते हैं तो उससे क्या होता है कि जो जितनी भी घास जो होती है और जो वनस्पति जो होती है वहाँ पर वो अपनी परत से हट जाती है, जिससे मिट्टी जो होती है ढीली होकर अपरदन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। मतलब कि जब मिट्टी की परत जब हट जाती है तो उसको वो जो मतलब होती है वो मृदा अपरदन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हो जाती है। इसे नियंत्रित करके अपरदन को कम किया जा सकता है। तो इतना लिखने के बाद ये हमारा 4 नंबर, यानी कि हमने इसके 4 उपाय भी आप लोगों को बता दिए। अब आगे देखो, तो देखो हमारे यहाँ से हमारे जो प्रश्न नंबर जो हमारा 3 है, प्रश्न नंबर 4 जो है मेरा, इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 समाप्त होता है। चलिए अब आगे देखो बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। तो आप लोग प्रश्न नंबर 5 को नोट करिए, जो कि मैं आप लोगों के समय सॉल्व भी करवाने वाला हूं। तो प्रश्न नंबर 5 का कैसे उत्तर लिखना है तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। प्रश्न नंबर 5 जो है पेपर में हमारा 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हमको कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना है। तो इसका देखो उत्तर कैसे लिखना है। यहाँ से देखो लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, और उत्तर डालने के बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं। तो कौन कौन सी ऐसी 3 प्रमुख समस्याएं हैं तो उनको देखो, समस्याएं देख लो। सबसे पहली देखो समस्या है कि सिंचाई की कमी। मतलब कि भारत में सिंचाई की कमी भी है और भारत में सही से सिंचाई भी नहीं हो पाती है। तो इसमें देखो कैसे लिखेंगे कि भारत में अधिकांश कृषि
अभी भी मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। जो भारत में जो कृषि जो है वो अभी भी भारतीय मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई के पर्याप्त साधनों की कमी के कारण किसानों को सूखे या बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ये हमको एक यानी कि ऑप्शन नंबर एक कृषि की समस्याओं में पहली हेडिंग बनाकर लिखना है सिंचाई की कमी, और सिंचाई की कमी में हमको ये सब बड़ा चढ़ा कर लिख देना। अब देखो हेडिंग नंबर 2 डालेंगे कि भूमि का छोटा और खंडित होना। भूमि का छोटा और खंडित होना, तो इसमें देखो कैसे लिखेंगे। इसमें देखो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि अधिकतर किसानों के पास छोटी छोटी और बिखरी हुई ज़मीनें हैं। मतलब कि किसानों के पास छोटी छोटी और बिखरी हुई ज़मीनें हैं। उत्तराधिकार कानूनों के कारण भूमि का लगातार विभाजन होता रहता है, जिससे कृषि उत्पादन कम होता है और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए हम लोग भारतीय कृषि की 3 समस्याओं में मैंने आप लोगों को 2 समस्याएं बता दी हैं, तो आप लोग 2 समस्या नोट करिए। तो तीसरी जो मेरी समस्या है, तीसरी समस्या है कि आधुनिक तकनीक और उपकरणों की कमी है ना। तो इसको देखो कमी, तो कमी को लिखेंगे कि किसान अभी भी पारंपरिक कृषि उपकरणों और तरीकों का उपयोग करते हैं। जो किसान जो है वो अभी भी पारंपरिक कृषि, जितनी भी पारंपरिक कृषि और जो तरीके हैं तकनीकों का। तो यहाँ पर देखो मेरी हेडिंग नंबर 3 है कि यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक तकनीक और उपकरणों की कमी। तो इसको हमें लिखना है, ये हमारी हेडिंग नंबर 3 हो जाएगी। तो देखो इसको कैसे लिखना है। यहाँ पर देखो लिखा है कि किसान अभी भी पारंपरिक कृषि। हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, बंद करो, स्टॉप करो इसको पहले। तो हेडिंग नंबर 3 डालेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक तकनीक और उपकरणों की कमी। तो हमें इसको नोट करना है। तो इसको देखो कैसे नोट करेंगे। तो इसमें देखो हमको क्या लिखना पड़ेगा कि किसान अभी भी पारंपरिक कृषि उपकरणों और तरीकों का उपयोग करते हैं। जो किसान जो होते हैं वो अभी भी पारंपरिक कृषि उपकरणों और तरीकों का उपयोग करते हैं। फिर आगे देखो बात करते हैं कि उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की कमी भी उत्पादकता को प्रभावित करती है। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर जो हमारा 5 है, प्रश्न नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ है। तो अब देखो आगे स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। तो अब आप लोग नोट करिए प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 को नोट करेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है हमसे। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे में किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रश्न है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर का पेपर में आएगा। तो अब आप लोग इसका आंसर नोट करना स्टार्ट करिए। कॉपी में इसका आंसर नोट कर लीजिए और 2026 में जब ये प्रश्न आए तो आप लोग इसका आंसर लिख देना। देखो इसको देखो कैसे नोट करेंगे। उत्तर यहाँ पर लिखेंगे भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की विशेषताएं। तो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, तो आप लोग उनको उन विशेषताओं को भी नोट कर लीजिए और पेपर में जैसे ही ये प्रश्न आए तो आप लोग इसका आंसर लिख देना। अब देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना कि भारत में केंद्र और, तो देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 को और आप लोग प्रश्न नंबर 6 को नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। देखो क्या कह रहा है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे में किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करो। तो ये देखिए हमारा प्रश्न है जिसमें हमको क्या करना है कि वर्णन करना है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे का में उन विशेषताओं का वर्णन करना है। तो देखो हम यहाँ पर उत्तर में डालकर लिखेंगे कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी सत्ता के बारे में विशेषताएं हैं, तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लिख करके, तो देखो ये सब कुछ आप लोगों को नोट कर लेना है जो जो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे यहाँ पर कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच
सत्ता के बंटवारे की 3 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखो हमसे कहा गया है कि 3 प्रमुख विशेषताएं, तो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि 3 विशेषताएं हमसे पूछी गई हैं। तो उन तीनों की तीनों विशेषताओं को मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। सबसे पहली देखो हमारी विशेषता है कि शक्तियों का विभाजन। पहला है कि शक्तियों का विभाजन। अब देखो शक्तियों का विभाजन देखो कैसे होता है। शक्तियों का विभाजन, भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित करता है। जो भारतीय संविधान जो है वो क्या करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां जो होती हैं उसको 3 रूपों में विभाजित करता है। कौन कौन से 3 रूप हैं उनको भी देख लो। एक संघ हो गया, सूची हो गया और राज्य सूची। तो ये देखिए हमारी 3 सूचियां हो गई, संघ सूची, राज्य सूची और आवाज तेज करते हैं इससे समवर्ती सूची। तो ये देखिए हमारी 3 सूचियां हो गई। अब देखो यहाँ पर आगे बात करते हैं कि संघ सूची में, यहाँ से नोट करेंगे कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। संघ सूची में क्या होता है, तो संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार बना सकती है। यानी कि संघ सूची में जो केंद्र जो होता है वही केवल अपना सरकार बना सकती है। इतना लिखने के बाद फिर बात करेंगे राज्य सूची के बारे में कि राज्य सूची में राज्य के महत्व, राज्य सूची में राज्य के महत्व के विषय होते हैं। मतलब कि राज्य सूची में राज्य के विषय होते हैं जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। मतलब कि राज्य सूची जो होती है उसमें केवल राज्य सूची ही अपना सरकार बना सकती है। इतना लिखने के बाद फिर आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि समवर्ती सूची में साझा हित के विषय होते हैं जिन पर दोनों सरकारें अपना अपना कानून बना सकती हैं। तो ये देखिए हमारी पहली शक्तियों का विभाजन पहला नंबर हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहला नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया। अब बात करते हैं जो हमारी दूसरी विशेषता है। दूसरी विशेषता को नोट करेंगे कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, इसमें देखो क्या लिखेंगे कि भारत का संविधान, जो भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च संविधान है। मतलब कि भारत का जो संविधान है वो एक सर्वोच्च संविधान है। फिर आगे देखो हम बात करते हैं कि और यह जो भारत का संविधान जो है और यह केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि जो और यह केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। इतना लिखने के बाद फिर आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि किसी भी विवाद की स्थिति में, मतलब अगर कोई भी विवाद हो जाता है तो उसमें देखो क्या होता है कि संविधान द्वारा निर्धारित प्रावधानों को ही अंतिम माना जाता है। अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसमें संविधान द्वारा जो निर्धारित प्रावधान जो होते हैं उसको अंतिम मान लिया जाता है। अब देखो हमारी जो तीसरी व्यवस्था है, तीसरी विशेषता देख लो कि स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका ये हमारी तीसरी विशेषता है। तो आप लोग इसे तीसरी विशेषता को भी नोट कर लीजिए। देखो इसमें हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को हल करती है। इतना लिखने के बाद फिर आगे देखो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार के दोनों स्तर संविधान के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। तो इतना लिखने के बाद आप लोगों का जो प्रश्न नंबर जो 6 है, प्रश्न नंबर 6 हमारा यहाँ से समाप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 6 मैंने आप लोगों का पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो प्रश्न नंबर 6 को भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। मेरे पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 7, और आप लोग इस प्रश्न नंबर 7 को जरूर 100% तैयार करो और ये जरूर आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है। तो यहाँ से देखो हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन नीचे दिया गया है। तो वर्णन 3 क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो वो मैं आप लोगों को 3 क्रियाएं बताने वाला हूं। तो आप लोग उन 3 क्रियाओं को नोट कर लीजिए और पेपर में ये प्रश्न हमारा 4 नंबर का आने वाला है। तो देखो अब हम यहाँ से देखो बात करते हैं कि यहाँ से अब आप लोग नोट करना स्टार्ट करिए कि आर्थिक क्रियाएं वे गतिविधियां हैं। जो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो गतिविधियां होती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित होती हैं।
तो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? तो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका जो उत्पादन होता है, आपका जो वितरण होता है और जो उपभोग होता है, तो इनसे हमारी आर्थिक क्रियाएं संबंधित होती हैं। फिर अगर हम और आगे बात करें तो ये क्रियाएं आमतौर पर आय उत्पन्न करने के लिए की जाती हैं। तो ये जो क्रियाएं जो होती हैं आय उत्पन्न करने के लिए की जाती हैं। अब अगर हम और आगे बात कर लेते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार, तो आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार देख लो, जो कि 4 नंबर का आएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा है, और बिल्कुल आप लोगों को ऐसा ही 2026 में लिखना पड़ेगा जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला देखो, पहला देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कि प्राथमिक क्रिया। तो पहला है प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में देखो क्या लिखेंगे कि ये क्रियाएं सीधे पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। जो प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं सीधे डायरेक्ट एकदम पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। तो आप लोगों से यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन में भी पहुँच सकता है कि आर्थिक क्रियाएं किस पर निर्भर होती हैं। तो आप लोगों को बता देना कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं, ये पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। इस तरीके से लिखना है। अब देखो बात करते हैं जो हमारी दूसरी क्रिया देखो क्या है कि द्वितीयक क्रियाएं। तो द्वितीय क्रिया में देखो क्या लिखेंगे, इसमें देखो हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि इस क्षेत्र में विनिर्माण की क्रिया होती है। तो किस क्षेत्र में, देखो यहाँ पर आप लोगों से 4 ऑप्शन में पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में विनिर्माण की क्रिया होती है। तो बता देना कि द्वितीयक क्रियाएं जो होती हैं इस क्षेत्र में विनिर्माण की क्रिया होती है। अब देखो द्वितीय क्षेत्र में देखो और द्वितीय क्रियाओं में देखो और क्या क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि इसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, मतलब कच्चे माल को तैयार माल में बदल दिया जाता है। अब आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों कि इसके उदाहरणों में उद्योग, ऊर्जा, उत्पादन और निर्माण शामिल हैं। तो ये हमारा द्वितीय क्रिया हमारा समाप्त हुआ। तो पहला हमारा क्रिया है प्राथमिक क्रिया, दूसरी क्रिया द्वितीय क्रिया, तीसरी क्रिया तृतीयक क्रियाएं। तो तृतीयक क्रिया में देख लो क्या क्या होता है। तो इसको नोट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि तृतीयक क्रियाएं। देखो इसमें देखो इसको कैसे लिखेंगे कि इस क्षेत्र में सभी तरह की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है कि जितनी भी सेवाएं जो होती हैं, सभी प्रकार की सेवाएं जो होती हैं वो यहाँ पर तृतीयक क्रियाओं में उत्पन्न होती हैं, जब तृतीय क्षेत्र में होती हैं। अब आगे देखो बात करते हैं कि अब आगे देखो लिखना स्टार्ट करेंगे कि इसमें उत्पादन और, है ना, तो तृतीयक क्रियाओं में देखो क्या होता है कि इसमें उत्पादन और विनिमय को सहायता प्रदान करने वाली सेवाएं शामिल हैं। तो सेवाएं शामिल हैं। अब आगे देखो यहाँ से अब हम देखो बात करते हैं कि इसके उदाहरणों में परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार और प्रशासन शामिल हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से तृतीयक क्रियाओं में देखो किसको किसको शामिल किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, परिवहन को शामिल किया गया है, संचार को भी शामिल किया गया है और बैंकिंग को भी शामिल किया गया है। फिर इसके बाद बीमा को भी शामिल किया गया है और व्यापार को भी शामिल किया गया है। तो इतना आप लोगों को लिखने के बाद आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 देखो हमसे कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्रक क्या है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र क्या है, इसके विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है मेरा 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 4 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसमें देखो प्रश्न में कहा गया है कि तृतीयक क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो चलिए आप लोग इसका उत्तर लिखना स्टार्ट करिए। देखिए उत्तर में देखो हमने कैसे कैसे उत्तर लिखा है, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप लोगों को इसका उत्तर भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब आप लोग इसका आंसर को नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर देखो कैसे नोट करना है पूरा मैं आप लोगों को क्लियर बाय क्लियर बताने वाला हूँ कैसे आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले देखो आप लोगों को क्या काम करना है, सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर, और उत्तर में डालकर लिखेंगे तृतीयक क्षेत्रक, या फिर जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब आगे देखो कैसे लिखेंगे कि तृतीयक क्षेत्रक जिसे हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, है ना। तो इतना आप लोगों को याद कर लेना है। आप लोगों से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछ सकता है कि तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आप लोग लिख देना सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अब आगे देखो अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो तृतीयक क्षेत्र जो होता है, ये अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करता है।
मतलब कि ये वस्तुएं प्रदान नहीं करता है। तृतीय क्षेत्र क्या करता है, ये वस्तुएं प्रदान नहीं करता, ये सेवाओं को वही वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करता है। अब आगे देखो, यह क्षेत्र प्राथमिक कृषि खनन और द्वितीयक विनिर्माण क्षेत्रों के विकास, अब यहाँ से देखो, विकास में सहायता करता है। इतना लिखने के बाद फिर आगे देखो कि इस क्षेत्र में परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन और संचार जैसी गतिविधियां शामिल हैं। तो ये देखिए हमारा, तो ये जो तृतीयक विशेषताओं में जो तृतीयक क्षेत्र में किसको किसको शामिल किया गया है, तो इसमें देखो बैंकिंग को शामिल किया गया है, बीमा को शामिल किया गया है, शिक्षा को भी शामिल किया गया है, और इसके बाद में जो जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो होती हैं उसको भी शामिल किया गया है, पर्यटन को भी शामिल किया गया है, और संचार जैसी गतिविधियां भी इसमें शामिल की गई हैं। तो अब देखो हमसे पूछा गया है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो अब आप लोग इसकी विशेषताओं को भी नोट कर लीजिए। तो ये सारी की सारी विशेषताएं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो सभी सारी की सारी विशेषताओं को भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। पहली देखो विशेषता हम नोट करेंगे, यहाँ पर पहली विशेषता लिखेंगे कि सेवाओं का उत्पादन। पहली हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेवाओं का उत्पादन। तो सेवाओं के उत्पादन में देखो क्या लिखेंगे, अब देखो इस क्षेत्र में देखो क्या होता है कि सेवाओं के उत्पादन में इस क्षेत्र में किसी भी मूर्त वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। जो सेवाओं का जो उत्पादन होता है, इसमें इस क्षेत्र में किसी भी मूर्त वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि यह सेवाएं प्रदान करता है। जो सेवाओं का जो उत्पादन होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी मतलब कोई भी वस्तु उत्पादित नहीं करता है, लेकिन यह क्या करता है, ये वस्तुओं के बदले सेवाओं को प्रदान करता है। तो इस तरीके से आप लोगों को बना कर लिखना है। अब आगे देखो, जो उत्पादन प्रक्रिया में सहायता और समर्थन करती है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये हमारी देखो पहली विशेषता कंप्लीट हुई। अब डालेंगे सेकंड विशेषता। देखो दूसरी विशेषता है मेरी कि अमूर्त प्रकृति। दूसरी विशेषता लिखेंगे कि अमूर्त प्रकृति, और अमूर्त प्रकृति में देखो क्या लिखेंगे कि जितनी भी सेवाएं जो होती हैं वो सारी की सारी सेवाएं जो होती हैं अमूर्त प्रकृति की होती हैं, जिससे ग्राहकों के लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है। मतलब कि जितने भी ग्राहक जो होते हैं उनके लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है कि उन्हें क्या मिलेगा और उसका क्या मूल्य होगा। तो ये हमारी अमूर्त प्रकृति होती है, तो इसी को हम अमूर्त प्रकृति कहते हैं। अब आगे देखो बात करते हैं जो हमारी तीसरी विशेषता है, थर्ड विशेषता देखो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का समर्थन। तो इसको देखो कैसे नोट करेंगे, तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। इसमें देख लो कि तृतीयक क्षेत्र की सेवाएं, जितनी भी तृतीयक क्षेत्र की सेवाएं, जैसे कि हो गया हमारा परिवहन, हो गया बैंकिंग, हो गया प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को उनके काम में मदद करती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि परिवहन किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में मदद करता है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, जितने भी परिवहन जो होता है, परिवहन क्या करता है कि किसानों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करता है, और बैंक उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। जितनी बैंक जो होते हैं उनको ऋण प्रदान करता है। तो ये हमारा परिवहन का काम हो गया। ये हमारा तीसरी विशेषता हमारी कंप्लीट हुई। अब देखो बात करते हैं, अब नोट करेंगे चौथी विशेषता को। देखो क्या कह रही है, चौथी विशेषता को भी नोट कर लीजिए कि रोजगार में योगदान। रोजगार में योगदान, अब इसमें देखो कैसे इसको नोट करेंगे, रोजगार में योगदान। इसको नोट करना स्टार्ट करेंगे कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं विकसित होती हैं, तृतीयक क्षेत्र का विस्तार होता है। यानी कि जैसे ही अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती चली जाती हैं तो वैसे ही तृतीयक क्षेत्र का भी विकास हो जाता है, जो रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इतना आप लोगों को कर लेना, इतना नोट कर लेना है। अब देखो आगे बात करते हैं। आगे देखो हमारी 5 नंबर की विशेषता देखो क्या करे कि आय का बड़ा हिस्सा है ना। तो आय का बड़ा हिस्सा, इसमें देखो इसको देखो कैसे नोट करेंगे। तो इसमें देखो हम बात करते हैं कि विकसित देशों में श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। तो जितने भी विकसित देश जो होते हैं, विकसित देशों में देखो क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है कि श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में कार्यरत है, और यह सकल घरेलू उत्पाद है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं,
में सबसे बड़ा योगदान करता है। तो ये देखिए हमारी 5 विशेषता मैंने आप लोगों को बता दी। आप विशेषता नंबर 6 को भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे मानव केंद्रित। तो मानव केंद्रित में देखो क्या लिखेंगे कि अधिकांश सेवाओं की गुणवत्ता उन्हें प्रदान करने वाले लोगों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, जिससे लोगों की लागत सेवा लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमारी देखो ये प्रश्न, ये हमारा 6ठी विशेषता हमारी कंप्लीट हुई। अब आगे देखो बात करते हैं। तो देखिए आज की इस क्लास में मैं बात करने वाला हूँ प्रश्न नंबर 9 के बारे में। तो आप लोग प्रश्न नंबर 9 को भी नोट कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 9 जो है मेरा ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि हमारा पेपर में 2026 बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो ये देखिए 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर नोट करिए। देखो प्रश्न नंबर 9 को नोट करेंगे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु, जितना भी राष्ट्रीय आय जो होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय समझाइए। तो कोई 3 उपाय हमको समझाने हैं। तो चलिए उन 3 उपायों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, और उत्तर में डालकर लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए 4 उपाय जो हैं वो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से 4 उपाय हैं, तो उन 4 उपायों को भी देख लीजिए। और आप लोग कॉपी में ऐसे ही लिख देना जैसे मैं यहाँ पर लिख करके लेकर आया हूँ। सबसे पहला देखो यहाँ पर पहला उपाय है कि यहाँ पर कि कृषि क्षेत्र का विकास। तो कृषि क्षेत्र का विकास, इसमें देखो क्या लिखेंगे, तो इसमें से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। कृषि क्षेत्र के विकास में हम लोग देखो कैसे कैसे लिखेंगे कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग और बेहतर भंडारण व विपणन व्यवस्था राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकती है। तो ये देखिए हमारा जो पहली विशेषता है, पहली विशेषता देखो क्या है कि जो कृषि क्षेत्र जो होता है, कृषि क्षेत्र में जो जितने भी आधुनिक तकनीक जो होते हैं, आधुनिक तकनीकों का उपयोग देखो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कृषि क्षेत्र में जितने भी आधुनिक तकनीक उपयोग, इसका उपयोग देखो कहाँ कहाँ होता है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होता है। फिर इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग और बेहतर भंडारण व विपणन विपणन व्यवस्था राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकती है। तो इतना आप लोगों को लिखना है। अब बात करते हैं हमारे देखो दूसरा, देखो क्या है। दूसरा उपाय कह रहा है कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। तो इसमें देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि छोटे और मध्यम उद्योगों में एमएसएमई को प्रोत्साहन देना और बुनियादी उद्योगों में निवेश बढ़ाना। और इतना लिखने के बाद फिर आगे देखो मेक इन इंडिया जैसी पहल को बढ़ावा देना राष्ट्रीय आय बढ़ाने में मदद करता है। तो ये हमारा दूसरा हो गया, दूसरा उपाय हो गया। दूसरा उपाय को भी नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तीसरा उपाय को देख लीजिए। तीसरा उपाय देखो मेरे यहाँ पर कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों तीसरा उपाय को भी नोट कर लीजिए। तीसरा उपाय देखो कह रहा है कि निवेश को प्रोत्साहन, कि निवेश को प्रोत्साहन। अब इसमें देखो कैसे लिखेंगे कि इसमें देखो लिखना स्टार्ट करेंगे कि घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना। जो घरेलू और जो विदेशी दोनों तरह के निवेश के लिए कैसा माहौल बनाना, मतलब ये कि घरेलू माहौल बनाना, कर प्रोत्साहन देना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो इतना आप लोगों को कंप्लीट मतलब पूरा लिख लेना है। और फिर इसके बाद देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 यानी उपाय नंबर 4। उपाय नंबर 4 को नोट करेंगे कि मानव पूंजी का विकास। अब देखो मानव पूंजी का देखो विकास कैसे होगा, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, मानव पूंजी का विकास, और पूरा का पूरा नोट कर लेना। और 2026 बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख देना जैसा मैं यहाँ पर लिख कर आया हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, कौशल विकास कार्यक्रम और महिला श्रम भागीदारी को बढ़ाना, मानव पूंजी को बेहतर बनाना। फिर इसके बाद देखो आगे पर कह रहा है कि बनाता है, बेहतर बनाता है, जिससे उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है। तो यहाँ से देखिए मैंने आप लोगों को बताया वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए। तो आप लोग इन 9 के 9 प्रश्नों को पूरा तैयार कर लीजिए। अब यहाँ से देखो आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया है।
तो यहाँ से जितना भी 2026 में आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों को इस क्लास से मिल जाएगा। चलिए आगे देखो बात करते हैं। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। अब आगे देखो बात करते हैं जितने भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आप लोग सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी नोट कर लीजिए। एक भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को मत छोड़ना। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो पहला देखो प्रश्न मेरा कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में हमारा ये 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो सारे के सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिए और इनका आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर लेना। एक भी प्रश्न को मत छोड़ना। जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा सारे के सारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में जरूर 100% ये वाले पूछ जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 1 देखो हमसे कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियाँ सहायक हुई हैं? तो सबसे पहले तो लिखना स्टार्ट करें। आप लोग इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। सबका स्क्रीनशॉट कर लेना और इनको कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे राष्ट्रवाद का तात्पर्य, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो या फिर आप लोग कॉपी में भी लिखते चलो या फिर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। सबको आप लोग एकदम नोट कर लेना। अब आगे देखो बात करते हैं, इसको भी नोट कर लो कि राष्ट्रवाद का तात्पर्य एक साझा भाषा, संस्कृति, इतिहास और हितों वाले लोगों का अपने देश और स्वशासन के प्रति प्रेम, एकता की भावना है। इतना नोट कर लीजिए। अब आगे देखो यहाँ से नोट करना स्टार्ट करिए। यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में कई परिस्थितियाँ सहायक हुई हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको पूरा तैयार कर लीजिए। और फिर इसके बाद आगे देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों अब लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। पूरा स्क्रीनशॉट लेकर चलिए। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, इसको भी लिख लीजिए। और फिर इसके बाद हमारा आप यहाँ पर 5 है कि उदारवादी विचार, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेकर चलिए और आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ पर 6 ऑप्शन दिया है कि विदेशी शासन का विरोध, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आगे देखो, आगे कह रहा है यहाँ पर 7 नंबर लिखा है कि जर्मनी और इटली का एकीकरण, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब आगे देखो बात करते हैं कि 8 नंबर दिया है कि शिक्षा और संचार में सुधार। तो इसमें देखो शिक्षा और संचार में सुधार को क्या है कि नए स्कूलों, समाचार पत्रों और पुस्तकों ने लोगों को अपने देशों के इतिहास, संस्कृति और भाषा के बारे में अधिक जागरूक बनाया, जिससे राष्ट्रीय विचार और भावनाएं फैलीं। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 2 को भी नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। जो असहयोग आंदोलन जो था ये क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। तो आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखना है। तो चलिए देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर और उत्तर में यहाँ पर डालकर लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के कारण। तो कौन कौन से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के कारण थे? तो आप लोग कारणों को भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 से 1922 में प्रारंभ किया गया और महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो था ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया था। इसे शुरू करने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। तो मुख्य कारण देख लो कौन कौन से कारण थे जो कि मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो ये देखिए सबको नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेकर चलिए, इनको सबको नोट कर लेना। जितने भी मैं लिख करके आया हूँ आप लोग सबका स्क्रीनशॉट कर लेना। ये देखिए दिए आंदोलनकारियों के कार्य लिखें, तो आंदोलनकारियों के कार्य का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर इसके बाद ये पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो पूरा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा और या फिर आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। ये देखिए कार्य लिखें तो देखिए, तो यहाँ पर देखो हम लेकर के आ गए हैं प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 को यहाँ पर हम देखो समझाने वाले हैं कि भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर का प्रश्न बनने वाला है। तो अब हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देखो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो हम इसको लिख कर के आए हैं, यहाँ पर आंसर सहित आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पूरा का पूरा लिख लीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए कि 8 प्रकार की मिट्टियों को 8 प्रकार रूप से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले देखो जलोढ़ मिट्टी दिया है, नंबर 1 हमारा जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी में देखो आप लोगों को ये सब इतना लिखना है और जलोढ़ मिट्टी में इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर देखो आगे बात करते हैं जो मेरी दूसरी मिट्टी है कि काली मिट्टी।
तो काली मिट्टी जिसको हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, तो काली मिट्टी में इतना आप लोग यहाँ से लेकर के और इतना इतना और यहाँ से आप लोग इतना हिस्सों में मिलती है। तो इतना ही आप लोगों को काली मिट्टी में लिखना पड़ेगा। फिर आगे देखो नेक्स्ट हेडिंग है कि 3 कि लाल और पीली मिट्टी, इसको हम रेड एंड येलो सॉइल भी कहते हैं। इसमें देखो आप लोगों को कैसे लिखना है, इसमें यहाँ पर देखो कि यह मिट्टी क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर बनती है। जो लाल मिट्टी जो होती है यह क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर बनती है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आगे देखो चौथी मिट्टी है यहाँ पर कि लैटेराइट मिट्टी, जिसको हम लैटेराइट सॉइल भी कहते हैं। यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। फिर देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि यह मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाई जाती है। तो आप लोग यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको पूरा याद कर लीजिए। फिर देखो यहाँ पर दिया है 5 नंबर पर देखो दिया है पर्वतीय या फिर वन मिट्टी। तो यहाँ पर देखो लिखना स्टार्ट करेंगे कि यह मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी संरचना और गुण ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को लिख देना है। और फिर इसके बाद देखो आगे बात करते हैं। जो मेरी प्रश्न यहाँ पर देखो 6 नंबर पर मिट्टी दी गई है कि शुष्क या फिर रेगिस्तानी मिट्टी। यहाँ पर देखो इसमें देखो कैसे लिखना है, आप लोगों को लिखना है कि यह मिट्टी शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इतना करके आप लोगों को सब कुछ जोड़ करके यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को यहाँ तक लिख देना है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखो 7 नंबर पर मिट्टी दी गई है हमारी यहाँ पर कि लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी। तो यहाँ से उठाइए और यहाँ तक लिख दीजिए। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इतना आप लोग तैयार करके चले जाइए। अब आगे देखो मिट्टी नंबर 8 दी गई है कि पीटमय और दलदली मिट्टी। तो इसमें देखो आप लोगों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा ये प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 3 जो है 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया, तो पूरा आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए आगे देखो बात करते हैं। तो फिर आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 जो है मेरा पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 6 नंबर का प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 4। इसको भी तैयार कर लो कि जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमसे पूछा गया कि जातिवाद क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जातिवाद क्या होता है, तो जातिवाद यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और इतना आप लोग जातिवाद में लिख देंगे। इतना आप लोग इतना नोट कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में जातिवाद की क्या भूमिका है। तो भूमिका में आप लोग इतना नोट कर लीजिए, समझाइए। पहले नंबर पर ये लिख देना इसका यहाँ से लेके यहाँ तक कि चुनाव के दिन विभिन्न जातियों के समूह, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना। फिर दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ से लिखना, यहाँ इतना लिख देना। तीसरे नंबर पर आप लोग यहाँ से उठाना, यहाँ से लिखना और यहाँ तक लिख देना। तो ये देखिए मैंने आप लोगों का पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोग इतना ही तैयार कर लो। यहाँ से आप लोगों का पूरा 2026 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो ये थे आप लोगों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ।